जय हिंद। हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल के बारे में, कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए तो उस पर कैसा बल लगेगा, कितना बल लगेगा, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम समझे, अभी तक हम आपको नहीं बताए हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी तक नहीं बताया है। तो चलिए पहले इसके बारे में समझ लें। अभी तक हम बस आपको बताए हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में बताया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे ये बताया है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया है, लेकिन एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं बताया है। तो समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि वह क्षेत्र जहां हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। क्या बोले? वह क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक स्थान पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो। कैसे? देखिए, यहाँ पे अगर हम कोई आवेश ले रहे थे, प्लस क्यू, कोई आवेश, कोई भी आवेश ले लीजिए, माइनस क्यू प्लस क्यू, कोई भी आवेश, कितना हूँ आवेश ले लिए। तो अगर इस आवेश के चारों तरफ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कुछ मान था, यहाँ पे निकाले मान लीजिए तो यहाँ पे कुछ और मान था बी बिंदु पे। काहे से कि हम देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मान है, वो दूरी के साथ बदल रहा है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या निकाले थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r²। क्या निकाले थे? Q/r²। अब इसमें देखा जाए तो Q तो फिक्स है, ये आवेश हम जो रखे हूँ तो हमेशा के लिए फिक्स है। 10 कूलाम रखेंगे, 15 कूलाम रखेंगे, कोई एक रख देंगे तो फिक्स हो जाएगा, वो बदलता नहीं रहेगा। ठीक, तो इस फार्मूले में ये पहले से ही फिक्स होता है, ये कांस्टेंट होता है, यानी नियतांक होता है। और ये हम फिक्स कर दिए, Q को हम फिक्स कर दिए। आवेश 10 कूलाम का एगो मान लीजिए रख दिए, तो फिक्स हो गया 10 कूलाम। अगर हम अब देखें कि विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर करेगा, तो बदल सकते हैं हम बस केवल दूरी। यहाँ पे इस बिंदु पे देखा जाए तो दूरी कुछ है r1 मान लीजिए, और इस बिंदु पे देखा जाए तो दूरी क्या है, r2 मान लीजिए, मतलब कुछ दूर है। तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान बदल जाता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेजी से बदलता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे ना, विद्युत क्षेत्र का मान बहुत तेजी से घटेगा। काहे घटेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा इसमें संबंध होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, यहाँ जाएंगे क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम जानते हैं कि कोई अगर बिंदु आवेश रखा हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और उस तीव्रता का मान दूरी के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे दूर जाएंगे घटता जाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ बदलता जाएगा। समझ रहे हैं? दूरी के साथ चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो गया। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हम अभी आपको वेरिएबल के बारे में बताए हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब समझिए, एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर हम इस आवेश के चारों तरफ, जो Q आवेश रखे थे, इसके चारों तरफ अगर देखें तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र था। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, और ये इसका क्षेत्र था, इसी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ठीक ना, तीव्रता का मान कुछ आ रहा था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, हर जगह पे अलग अलग मान था। ये विद्युत क्षेत्र था, इसमें हर जगह पे अलग अलग मान था, यानी हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बदल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मान बदल रहा था। तो ये था वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम समझेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब एक समान। एक समान का मतलब, देखिए, एक समान का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जिसमें हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान समान हो। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये कोई एरिया है, इतना एरिया है, और यहाँ पे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। क्या है? यहाँ पे किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है।
ठीक, तो हम कहे कि देखिए यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ये बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 10 न्यूटन प्रति कूलाम है तो यहाँ पे भी निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, तो क्या होगा 10 न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा, 10 न्यूटन प्रति कूलाम ही होगा। मतलब कि हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। यहाँ देखेंगे तो 10 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक, 10 न्यूटन प्रति कूलाम हर जगह किसी भी बिंदु पे आप देख लीजिए 10 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र का मान होगा। हर जगह पे देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पे, हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, वो क्या कहलाता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ कि ऐसा फील्ड, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक जगह पे, हर एक स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान समान हो। अगर एक बिंदु पे 10 न्यूटन प्रति कूलाम है तो दूसरे बिंदु पे कहीं भी लें उस क्षेत्र में कहीं भी वो बिंदु हो, उस क्षेत्र के बाहर नहीं है, क्षेत्र के अंदर ही कहीं भी वह बिंदु हो, तो उस पे विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही आना चाहिए, 10 न्यूटन प्रति कूलाम ही आना चाहिए। तो वो क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक स्थान पे विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा लिखिए पहले इसका, उसके बाद बताते हैं कि इसको कैसे हम बना सकते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। हम तो देख रहे हैं कि आवेश से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो बदल रहा है यानी वेरिएबल हमको हरदम प्राप्त होता है, लेकिन ये एक समान बोल रहा है। ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो कोई क्षेत्र में हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान समान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके डिफिनीशन के बारे में समझ लेते हैं, डिफिनीशन क्या कह रहा है, जो हम समझे हैं बस वही लिख देंगे। देखिए हम क्या समझे कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक स्थान पर मतलब प्रत्येक जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, प्रत्येक स्थान नहीं प्रत्येक बिंदु लिख लीजिए, प्रत्येक बिंदु सही रहेगा ज़्यादा। तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसका परिभाषा हो गया। ठीक, इसका डेफिनेशन हो गया। अब समझते हैं कि इसको हम बनाए कैसे, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाए कैसे। जब हम कोई आवेश रख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र तो बन रहा है, लेकिन एक समान नहीं बन रहा है, हर जगह वैरी कर रहा है। किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान समान नहीं है, कहीं 10 न्यूटन प्रति कूलाम है तो कहीं 50, तो कहीं 100, तो कहीं 5 न्यूटन, तो कहीं कुछ है, मतलब हर जगह अलग अलग मान है। हम कैसे इसको बनाएं, तो देखिए इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। कैसा सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए एगो कोई चादर लिए, कोई चादर, कैसा चादर है, कोई भी प्लास्टिक का सीट ले लीजिए या कोई मतलब कोई भी सीट ले लीजिए आप, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर कोई भी ले लीजिए। कंडक्टर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, अगर कंडक्टर मतलब चालक, जैसे स्टील हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इन सब का प्लेट ले लीजिए एक, और इस प्लेट पे क्या कीजिए, आवेश क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। और आप जानते हैं कि जब किसी चालक में हम आवेश, किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर आवेश फैल जाता है। पृष्ठ मतलब सतह, तो है चादर है, इसका है सब पृष्ठ है, सब पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक पृष्ठ है, सतह है, तो एक समान रूप से फैलता है। मतलब कि हर जगह क्यू आवेश फैल जाएगा, क्यू आवेश फैल जाएगा। बस क्यू आवेश देंगे ना तो हर जगह इक्वल क्वांटिटी में फैल जाएगा। मतलब मान लीजिए, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, खिचड़ी उचड़ी खाते होंगे तो कटोरा में लेते होंगे, अगर मान लीजिए कटोरा में लेते होंगे तो एक समान नहीं फैलेगा। अगर उसी को थाली में ले लेंगे तो कुछ देर में अपने आप पे फैल जाएगा।
ऐसे जैसे रखेंगे फैल जाएगा, वैसे ही मतलब पूरे थाली में फैल जाएगा खिचड़ी। वैसे ही यहाँ पे आवेश होता है, जब कंडक्टर जो होता है, चालक जो होता है, जब चालक को हम आवेश देते हैं तो वो आवेश जो है फैल जाता है, पूरे चालक पे फैल जाएगा, कहीं पे बाकी नहीं रहेगा, चालक के पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक, जैसे कि खिचड़ी को पहले लेते हैं अगर आप थाली में तो पहले गोट रहता है, लेकिन कुछ देर बाद फैल जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या है, आवेश जो है, जैसे आवेश चालक को हम देते हैं तुरंत फैल जाता है, तुरंत हर जगह वितरित हो जाता है। और कैसे वितरित होगा, तो हर जगह समान होगा, ठीक, हर जगह इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम चालक को आवेश दिए तो हर जगह इक्वल क्वांटिटी में आवेश वितरित हो गया, यानी कि समान क्वांटिटी में यहाँ पे आवेश वितरित हो गया, फैल गया, पूरा फैल गया चालक पे। मान लेते हैं प्लस क्यू करके फैल गया। तो अब ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हर जगह पे आवेश जो है फैल गया। अगर हम इस चादर को ऐसे रखें, अगर हम इस चादर को ऐसे रखें, ऐसे खड़ा, समझते हैं ना, ये मान लीजिए चादर है, ऐसे रख दिए, ऐसे, यहाँ पे आवेश पूरा फैला हुआ है, फैला हुआ है, इतना मोटा तो नहीं है, यहाँ पे आवेश फैला हुआ है। अब अगर यहाँ से हम आर दूरी ले लें, यहाँ से इस चादर से आर दूरी ले लें, तो आर दूरी पे एक ऐसा ही हमको पृष्ठ प्राप्त होगा, एक ऐसा ही हमको पृष्ठ प्राप्त होगा जिस पे हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, हर जगह पे विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। काहे समान होगा, काहे से कि आवेश तो फिक्स है, हर जगह के लिए आवेश क्यू कूलम क्यू कूलम क्यू कूलम। और अगर हम दूरी फिक्स कर दें, अभी बताए हैं, देखिए आवेश का मान E बराबर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बाई आर स्क्वायर होता है, Q बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, पहले हम आवेश फिक्स कर देते थे, प्लस क्यू एगो रख दिए, मान लीजिए 10 कूलम रख दिए, 15 कूलम रख दिए, 20 कूलम रख दिए, फिक्स कर दिया आवेश। लेकिन दूरी बदल बदल के हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जांच रहे थे। यहाँ पे R दूरी पे था तो यहाँ पे R1 दूरी पे था, तो यहाँ पे R2 दूरी पे था, तो यहाँ पे R3 दूरी, मतलब हर जगह अलग अलग दूरी, कहीं 10 सेंटीमीटर, कहीं 5 सेंटीमीटर, कहीं 2 सेंटीमीटर, कुछ कुछ अलग अलग दूरी ले रहे थे। तो क्या हो रहा था, E बराबर हो रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे Q तो फिक्स था, प्लस क्यू कूलम, यहाँ पे 10 कूलम रखते तो 10 कूलम फिक्स था, लेकिन दूरियां जो है हर जगह बदल रहा था, हर बिंदु के लिए दूरी बदल रहा था। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप जानते हैं 9 × 10 के पावर 9, ये भी फिक्स है, यानी कांस्टेंट है। तो दोनों ये कांस्टेंट हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करेगी, कैसे कांस्टेंट हो गया, हम आवेश फिक्स कर दिए, एगो आवेश रख दिए, मान लीजिए 10 कूलम है तो 10 कूलम इस बिंदु पे फिक्स आवेश हो गया, तो ये हम फिक्स कर दिए। लेकिन अगर हम बिंदु बदल रहे हैं तो दूरी भी बदल जा रहा है, इस बिंदु पे दूरी कुछ और है, इस बिंदु पे दूरी कुछ और है, इस बिंदु पे दूरी कुछ और है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर कर रही है बाबू, किस पे, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो किस पे निर्भर कर रही है, दूरी पे। और दूरी पे किस पे, तो दूरी के वर्ग पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। यहाँ से इस फार्मूले से हमको मालूम हो गया क्या है कि हम आवेश को फिक्स कर दिए, वो आवेश ला के रख दिए, 10 कूलम 15 कूलम कुछ भी रख दिए, जो भी रखेंगे फिक्स आवेश रखेंगे, तो वो फिक्स हो गया। लेकिन हर बिंदु पे, बिंदु हम बदलते रह रहे हैं हर, अब बिंदु बदल रहे हैं यानी दूरी बदल रहा है, दूरी बदल रहा है तो विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। किसके कारण बदल रहा है, तो दूरी के बदलने के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे डिपेंड कर रही है बाबू, तो वो कर रही है दूरी पे, ठीक, और दूरी के वर्ग पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। समझ में आ गया। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर कर रही है किस पे, दूरी पे। यहाँ पे हम आवेश फिक्स कर दिए थे। अगर हम सोचे कि अगर हम दूरी ही फिक्स कर दें, दूरी भी फिक्स कर दें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान होगी, होगी कि नहीं होगी। तो दूरी अगर फिक्स करेंगे, मान लीजिए ये आर दूरी पे ये बिंदु ले रहे हैं, फिर ये भी बिंदु आर दूरी पे ही लेंगे, तो दूरी भी फिक्स हो गई। और जब दूरी फिक्स हो गई तो बाबू हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी फिक्स हो गया कि नहीं। देखिए ये पहले से ही फिक्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू को हम फिक्स कर दिए, क्यू 10 कूलम रख दिए, 15 कूलम रख दिए, कुछ भी रख दिए, फिक्स कर दिए। अब कह रहे हैं कि दूरी भी नहीं बदलेंगे, बिंदु बदल रहे हैं लेकिन दूरी यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे था तो 10 सेंटीमीटर पे दूसरा बिंदु ले रहे हैं, तो इन दोनों पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो गया। यानी कि इसके चारों तरफ अगर एक वृत्त खींच दें तो हर जगह पे
चारों तरफ इस आवेश को केंद्र मान करके और वृत्त खींच दे तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या ये भी होगी, ये भी होगी, और त्रिज्या का मान तो हर जगह बराबर होता है, तो आर, यानी कि यहाँ पे इस वृत्त की परिधि पे हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, और ऐसे खींच दिए, वृत्त खींच दिए, केंद्र मान करके वृत्त खींच दी, और इस केंद्र पे कोई आवेश रख दिए, क्यू आवेश रख दिए इस केंद्र पे, ठीक। आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकाले, आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र निकाले ए बिंदु पे, तो ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 फिक्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू भी हम फिक्स कर दिए, तो क्यू और बटा में आर अगर दूरी है, यहाँ से ए की दूरी जो है आर है, तो आर स्क्वायर, ये ए बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये भी बिंदु कहाँ पे होगा, तो आर दूरी पे ही होगा, ये बी बिंदु कहाँ पे होगा, तो आर दूरी पे ही होगा, क्योंकि सेंटर से और परिधि तक की दूरी जो होती है हरदम बराबर होती है, हर जगह देखेंगे तो ये आर दूरी, ये आर दूरी, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर फिर से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और आवेश का मान क्यू और दूरी का मान आर स्क्वायर, तो हर जगह देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान समान हो गया। यानी कि पहले हम आवेश फिक्स कर दिए थे, दूरी बदल रहे थे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल रही थी। अब हम क्या किए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न बदले इसके लिए आवेश भी फिक्स कर दिए, दूरी भी फिक्स कर दिए। जब ये फिक्स कर दिए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फिक्स हो गई। यहाँ पे अगर किसी वृत्त के केंद्र पे कोई आवेश रखा हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिधि पे हर एक बिंदु पे समान हो गई, हर एक बिंदु पे देखा जाए तो समान हो गई। कैसे कि हर एक बिंदु से मिलेगा यहाँ पे आर दूरी, यहाँ पे भी आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, आर दूरी, हर जगह पे दूरी समान है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो गई। तो यहाँ से एक समान विद्युत क्षेत्र भी हमको मिल गया। यहाँ पे हम कैसे बनाए, तो हम बड़का क्षेत्र बनाना चाहते थे, हम एगो चादर पे आवेश फैला दिए, मतलब कि हर जगह पे समान आवेश वितरित कर दिए। अब इस चादर से आर दूरी पे ये पॉइंट भी है, यहाँ पे इसके समांतर मान लीजिए कि ये ऐसे चादर रखा हुआ है, इसके समांतर एक और ऐसे चादर रख दें तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी तो फिक्स होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की आवेश से और उस चादर तक की दूरी फिक्स हो गई, आर दूरी हो गई कि नहीं हो गई। तो जब ये दूरी फिक्स हो गई तो यहाँ पे इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी क्या हो गया, फिक्स हो गया, यानी कि नियत हो गया, नहीं बदलेगा। तो जब नहीं बदलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ही जब नहीं बदलेगा तो ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान नहीं बदलता है एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी हम परिभाषा पढ़ें, इसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कांस्टेंट कर दिए हर जगह पे। ऐसे यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे एक चद्दर लगाए, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे इस क्षेत्रफल में एक चादर है ये, और ये इस क्षेत्रफल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, समझ रहे हैं। कैसे कि दूरी दोनों चादर के बीच, यहाँ पे इस क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल के बीच की दूरी फिक्स हो गई है, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक। तो दूरी जब फिक्स हो गई तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी फिक्स हो गया। तो ये हम ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, बनाना चाहें तो बड़ा सा क्षेत्र, ऐसे भी तो परिधि पे एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। तो आशा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र आपको समझ में आया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना सकते हैं। तो बस आवेश फिक्स कर दीजिए, दूरी फिक्स कर दीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा आपको, प्रत्येक बिंदु पे एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब चलिए, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम विद्युत क्षेत्र को इस आवेश के चारों तरफ, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश था, इस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को हम दर्शा रहे थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शा रहे थे कि नहीं दर्शा रहे थे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शा रहे थे ऐसे, ठीक। किसको दर्शा रहे थे, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शा रहे थे। हम लिखे थे इसकी परिभाषा में ही पहले लिखे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यही लिखे थे हम कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, यही हम परिभाषा लिखे थे। तो यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र दिखा रहे थे।
तो ये क्या था, वेरिएबल था, इसे दिखा रहे थे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे दिखा रहे थे। अगर हमको एक समान विद्युत क्षेत्र दिखाना हो कहीं तो कैसे दिखाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये तो वेरिएबल था, एक समान दिखाना हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाने का तरीका होता है कि हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं समान दूरी पे और एक दूसरे के एकदम समांतर खींचेंगे। क्या खींचेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जाता है, ये आप जानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखा ले लिए, और वो रेखा कैसी होनी चाहिए एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, तो वो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए और एक दूसरे से समान दूरी पे। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर दूरी पे ही दूसरी रेखा, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर पे ही दूसरी रेखा, और सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर। ये क्या दर्शाएंगे कि यहाँ पे जो ये क्षेत्र है वो एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का तरीका हो गया, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, किसमें, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में नोट कर लीजिएगा। पहला क्या पॉइंट नोट करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। पहला हमारा परिभाषा सही हो गया, क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। हम कुछ इसमें गुण लिखवाए थे और 2 गुण बाकी रह गया था जो आज बताएंगे आपको। 6 ठे गुण लिखवाए थे उसमें, ठीक, और ये 2 8 हो गया गुण विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, ठीक, प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए इसका दूसरा गुण क्या हो गया, दूसरा गुण यहाँ पे ये हो गया कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तथा समान दूरी पर हों तो क्या दर्शाती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को कब दर्शाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिखिए, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर हों तो एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। ये 2 गुण आप नोट कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में प्रदर्शित करती हैं। वहाँ पे अब आपको बताते तो समझ में नहीं आता, तो इसलिए हम बता दिए। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का तरीका, ठीक। यहाँ पे ये लिख करके लाइन और ये बना लीजिएगा फिगर, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो ये दिशा है इसकी, यहाँ से इस तरफ है, ठीक। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पे ई से ई वेक्टर से दिखाया जाता है। ई वेक्टर मतलब विद्युत क्षेत्र और उसकी दिशा, ठीक। तो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हम समझेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल के बारे में। अब आपको समझ में आएगा। अब हम अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताए थे, विद्युत द्विध्रुव क्या बताए थे आपको कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो जब समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, दोनों का परिमाण क्यू है लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है, एक प्लस एक माइनस है, एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों तो क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे। अब इन डाइपोल को, अगर इस डाइपोल को ले जाकर के इस विद्युत क्षेत्र में ऐसे किसी कोण पे रख दें तो उस पर बल लगेगा। काहे बल लगेगा, देखिए ये जो डाइपोल बना है ये किससे बना है, ये जो डाइपोल यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है आवेश से बना है, आवेश से बना है, 2 आवेश से मिलकर के बना है, ये हम जानते हैं। और ये विद्युत क्षेत्र भी किसके कारण है, आवेश के कारण ही तो है। विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। तो जब हम
दो आवेशों को पास में रखते हैं तो बल लगता है। इसका मतलब कि किसी विद्युत क्षेत्र में भी रखेंगे तो बल लगेगा। आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र आया है। तो जब एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में आवेश आते हैं तभी दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो ये किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए। अब हम अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे तो इसमें प्लस क्यू एक होगा और एक माइनस क्यू होगा, है कि नहीं। तो ये दोनों आवेश हो गया, इस पे भी ये बल आरोपित करेगा, इस पे भी आरोपित करेगा। लेकिन इस पे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। कैसे बल आघूर्ण बोलते हैं अभी बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बल लगेगा कहाँ से कि ये क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आवेश है, तो जब दो आवेश पास में होते हैं तो बल लगता है, एक दूसरे के फील्ड में होते हैं तो बल लगता है, बल लगेगा। यहाँ पे भी कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम का पालन करेंगे सब। अब चलिए समझते हैं बल लगेगा तो कैसे लगेगा, कितना लगेगा। देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पे ये जब एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पे हम दर्शाए हुए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कैसे कि पैरेलल लाइन है सभी के सभी, और सभी का दूरी जो है एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। तो ये क्या दर्शा रही हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही हैं। अब हम इसमें एक डाइपोल ला करके रख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ला करके रख दिए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसमें एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2L। 2L क्यों मानते हैं, 2L कैलकुलेशन आसान रहे इसीलिए 2L मानते हैं। तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी 2L। अभी जब हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तब आपको मालूम चलेगा अगले लेक्चर में कि काहे 2L मानते हैं। ठीक, अगले लेक्चर में आ जाएगा वो। तो यहाँ पे हो गया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसमें रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में। कैसे रखे, तो किसी कोण पे रख दिए। अब ऐसे भी रखा जा सकता था, ऐसे भी रखा जा सकता था, कैसा घुमा के रख दीजिए। कैसा हम मान लेते हैं, कैसा रखे थीटा कोण पे रख दिया आप। हो सकता है आप इसे पैरेलल रख दें, हो सकता है, तो वो थीटा कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं थीटा पे ही रखे आप, तब क्या होगा, कोई कोण लेकर के रख दिए, 90 डिग्री पे रख सकते हैं, 180 पे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। तो क्या होगा आप जानते हैं। देखिए आप क्या जानते हैं, अगर Q आवेश प्लस Q आवेश है, ठीक, तो इसका मतलब है कि इससे बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र ऐसे, और ये विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ ऐसे क्या दर्शाता है, ऐसे दर्शाता है कि कोई अगर परीक्षण आवेश Q0 आ जाए तो वो बाहर की तरफ धक्का दिया जाए, बाहर की तरफ उसकी गति होगी। इसी तरफ तीर का मतलब क्या होता है, तीर का मतलब होता है कि किस तरफ कोई परीक्षण आवेश गति करेगा। परीक्षण आवेश की प्रकृति प्लस, तो प्लस आवेश जो है किस तरफ गति करेगा उसी को दिखाया जाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक, तो ये रेखा क्या दर्शाती है कि प्लस आवेश अगर इस बिंदु पे रखा जाए तो वो किस तरफ गति करेगा। ठीक, तो प्लस आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या दर्शाती है कि प्लस आवेश किधर गति करेगा। तो प्लस आवेश जो होता है, प्लस आवेश क्यों गति करेगा, क्योंकि इस पे बल लगेगा। तो बल इस पे किधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तभी तो ये इधर ये गति कर रहा है। जिधर बल लग रहा है उधर ये तो गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए क्या है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वही दिशा होती है प्लस Q पे लगने वाले बल की दिशा। समझ में आया। ये मान लीजिए कोई प्लस आवेश है और कोई परीक्षण आवेश रखे तो वो भी प्लस होता है। प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, जब प्रतिकर्षण होगा मतलब कि क्या होगा, ये दूर भगेगा। किधर भगेगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में भगेगा। ये विद्युत क्षेत्र रेखा क्या दर्शा रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। ठीक, तो इसकी दिशा में ही भगेगा। इधर ही क्यों भगेगा, क्योंकि इधर ही बल लगा है। तो प्लस आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा प्लस आवेश पर। प्लस आवेश पर बल कैसा लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पे ये बल ऐसे लगेगा। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे सब ध्यान से देखिएगा, कैसे कि सब लॉजिकल चीजें हैं, जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस आवेश पर बल कैसा लगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस आवेश पे कैसे लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र रेखा इधर तीर दर्शाया हुआ है,
इधर तीर दर्शाया हुआ। यहाँ पे कोई माइनस आवेश रख दे, माइनस क्यू, तो प्लस और माइनस दोनों के बीच अट्रैक्शन किधर होगा, तो इधर इसके विपरीत, तो जिधर तीर है उसके विपरीत। तो माइनस आवेश पे लगने वाला बल कैसा होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो यहाँ पे नोट पॉइंट कर करके लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि प्लस आवेश पर, पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव आवेश पर, ऐसे लिखेगा, विद्युत क्षेत्र में प्लस यानी पॉजिटिव आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस चार्ज यानी कि निगेटिव आवेश पर लगने वाला बल किधर होता है। देखिए प्लस पे लगेगा तो प्लस का मतलब इधर लगेगा, प्लस प्लस रहेगा, धक्का देंगे सब दोनों एक दूसरे को और इधर जाएगा। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, यहाँ पे प्लस आवेश लिए थे, इसी के कारण विद्युत क्षेत्र जो दिशा थी विद्युत क्षेत्र की वो बाहर की तरफ थी। तो यहाँ पे अगर प्लस रखेंगे तो बाहर की तरफ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। लेकिन माइनस रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, दोनों में अट्रैक्शन होगा, खींच लेंगे सर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा बल, तो माइनस आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक, विपरीत दिशा में होता है। ये आपको समझ में आया अभी। ठीक, कहाँ कैसे बल लगेगा किसी विद्युत क्षेत्र में, अगर कोई आवेश रखते हैं तो प्लस अगर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और अगर माइनस है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। बस इतना ही हमको जानना था, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाले। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस द्विध्रुव में एक आवेश प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, और दोनों का परिमाण समान रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान समान है, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान अगर 10 न्यूटन प्रति कूलम है तो यहाँ पे हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान समान है। इधर बल लगेगा, और इधर बल लगेगा, मतलब इधर लगेगा, इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर बल लग जाएगा। ठीक, और ये माइनस क्यू जो आवेश है, माइनस क्यू आवेश, इस पे किधर बल लगेगा, तो इधर लगेगा। ठीक, इस तरफ लगेगा, इस तरफ बल लगेगा, और इस पे इस तरफ लगेगा, दोनों पे बल लगेगा। एक माइनस पे कैसा लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस माइनस पे लगने वाला बल इधर लगेगा, उल्टा लगेगा, और प्लस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पे बल लगा, एक इधर लगा एक इधर लगा, मार्कर है। ठीक, एक इधर से हम ऐसे बल लगा रहे हैं और इधर से ऐसे लगा रहे हैं, तो जब ऐसे लगेगा तो ये घूम जाएगा, नाच जाएगा, होगा कि नहीं। जब दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये नाच जाएगा, मतलब घूर्णन करेगा। तो जब किसी वस्तु पे लगने वाला बल उसको घुमाने लगता है, जब किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हैं और वो वस्तु को घुमाने लगते हैं तो वो कहलाता है बल आघूर्ण। सिंपल बल नहीं, बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ठीक, तो बल आघूर्ण का मतलब कि जब बल युग्म काम करें, बल युग्म का मतलब कि बलों का जोड़ा कैसा है, तो ये एक बल है, एक बल है। चप्पल जोड़ी में होता है तो दूगो चप्पल होता है, ऐसे यहाँ पे दूगो बल लग रहा है। किस पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। तो क्या हो गया, एक जोड़ी बल हो गया, यानी कि युग्म हो गया, पेयर हो गया। तो यहाँ पे हो गया पेयर, बल का जोड़ा हो गया। तो जब किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हैं, यानी कि बल युग्म काम करता है और वह वस्तु घूर्णन करने लगता है, तो उस वस्तु पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। उस वस्तु पर लगने वाले बल और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण बोलते हैं। उस वस्तु पे लगने वाला बल इधर है और एक इधर है, तो बल और गुणे उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक,
तो ये हो गया बल आघूर्ण। बल आघूर्ण अभी तक क्या समझे आप? बल आघूर्ण कुछ नहीं होता है, जब किसी वस्तु पे बल युग्म कार्य कर रहे हो तो उन बल युग्म के बीच की लंबवत दूरी तथा बल का गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। देखिए यहाँ पे ये कोई डंडा रखा हुआ है, एक कोई डंडा रखा हुआ है, इस पे आप ऊपर इधर बल लगा दिए, इस पे आप इधर बल लगा दिए, ठीक, और इस पे आप इधर बल लगा दिए, इधर बल लगा दिए इस डंडा पे, और इन दोनों बलों के बीच की दूरी मान लीजिए L है, और ये बल F है, ये भी बल F है। तो जब किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हैं लेकिन दोनों बल क्या होने चाहिए? परिमाण में समान होने चाहिए। तो जब किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हैं जो कि परिमाण में समान हो तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, क्या होता है? जब किसी वस्तु पे दो बल कार्य करते हो जो कि परिमाण में समान हो तो वस्तु को घुमाने लगेंगे, और जब घुमाने लगेंगे तो यहाँ से बल आघूर्ण बनता है। क्या बनता है? बल आघूर्ण। यहाँ पे बल तो लग रहा है लेकिन बल आघूर्ण अब बन जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे? लगने वाला बल आघूर्ण। इसीलिए नहीं लिखे थे कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, क्या होता है बल आघूर्ण? तो बल आघूर्ण का मतलब क्या हुआ कि जब किसी वस्तु पे दो बल युग्म विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो और वो वस्तु को रोटेट करा रहे हो यानी कि घूर्णन करा रहे हो तो वो क्या कहलाता है? उस वस्तु पे बल युग्म कार्य करता है। और उस वस्तु पे बल युग्म क्या होगा? तो बल युग्म को हम दिखाते हैं, उस बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं, बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण। जब वस्तु पे दो बल कार्य कर रहे हो यानी बल युग्म काम कर रहे हो विपरीत दिशा में, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, ठीक, तो वो वस्तु घूर्णन करने लगता है, और जब घूर्णन करता है तो वहाँ पे क्या आता है? बल आघूर्ण आ जाता है। और बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण देखिए क्या होता है। बल आघूर्ण को हम दिखाते हैं टाउ से। बल आघूर्ण को किससे दिखाया जाता है बाबू? टाउ से दिखाया जाता है। ये टाउ हो गया, ठीक। टाउ का मतलब देखिए ऐसे ऐसे खींच दीजिए, टाउ हो गया। तो बल आघूर्ण जो होता है किसी एक बल का परिमाण लीजिए, ये बल हो गया बल, और गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। यहाँ पे लंबवत दूरी 90 डिग्री है, यहाँ पे बल के बीच की लंबवत दूरी 90 डिग्री है। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी F × L, ये क्या हो गया? टाउ हो गया, यानी कि बल आघूर्ण हो गया। तो बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक। तो ये बल आघूर्ण हो गया। आशा है कि बल आघूर्ण आपको समझ में आया होगा। बल आघूर्ण क्या है? तो जब किसी वस्तु पे एक बल युग्म कार्य करता है और उस वस्तु को घुमाने लगता है, ठीक, तो वहाँ पे बल आघूर्ण आ जाता है। और वो बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण बल और बलों के बीच की यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बल होता है, यहाँ पे एक बल होता है, तो यहाँ पे तिरछा दूरी है, लंबवत नहीं है। यहाँ पे कोण कैसा बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, नहीं कुछ और बन रहा है। तो लंबवत दूरी, हमेशा ध्यान दीजिएगा, लंबवत दूरी होनी चाहिए। दूरी जो है लंबवत, इससे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तब वो क्या बनाता है? बल आघूर्ण। ये मान लीजिए F है, ये भी F होगा, दोनों बल समान होंगे। इनके बीच की दूरी ये मान लीजिए L है, तो ये L नहीं, इस बल को ऐसे पीछे बढ़ाइए और यहाँ से जो यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री और इस बल के दिशा के बीच भी 90 डिग्री बन गया। तो जब इस दूरी को लेंगे तब कहेंगे कि ये बल आघूर्ण इस पे काम कर रहा है, ठीक। तो आशा है कि आप समझ गए कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तिरछी नहीं, तिरछा रहेगा तो उसको लंबवत बनाएंगे, ठीक ना। पीछे बल को बढ़ा करके, बल की दिशा को पीछे बढ़ा करके और उसको लंबवत बनाएंगे, ठीक। तो बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम बल आघूर्ण बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये समझ में आया। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे बल आघूर्ण कैसे कार्य किया। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि हर एक बिंदु पे, इस बिंदु पे चाहे इस बिंदु पे, हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है। हम मान लेते हैं कि हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। क्यों माने? क्योंकि हम एक समान विद्युत क्षेत्र लिए थे। तो इस प्लस Q पॉइंट पे और इस माइनस Q पॉइंट पे दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E होगी, ठीक। अब परिभाषा से आप यहाँ पे कुछ समझेंगे। क्या समझेंगे? तो देखिए पहला चीज समझिए। पहला चीज क्या समझेंगे? देखिए हम आपको बताए थे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे प्लस Q कोई आवेश है,
इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अगर ए बिंदु पे निकालना हो तो यहाँ पे हम परीक्षण आवेश रखते हैं क्यू नॉट और यहाँ पे निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये होता क्या है इसके बारे में हम बताए थे आपको। क्या बताए थे कि किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यही बताए थे। मतलब कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। यह हम आपको बताए थे। एकांक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश। ठीक, क्या बताए थे? एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होते हैं। यही बताए थे विद्युत क्षेत्र। तो एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं F। ठीक, ये क्या हो गया? F बराबर विद्युत क्षेत्र हो गया। कितने पे लगने वाला बल? एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, यही विद्युत क्षेत्र के बराबर है। यहाँ पे एक कूलाम अगर आवेश रखेंगे ए बिंदु पे तो यही विद्युत क्षेत्र के बराबर है। यहाँ पे भी अगर एक कूलाम आवेश रहता तो ये विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाता बल का मान। बल का मान अब हमको निकालना है। इस बिंदु पे बल का मान कैसा हो जाता है? ये बल जो लग रहा है इसी बल को निकालना है। कैसा होता है? तो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अगर यदि ये आवेश जो है एक कूलाम होता तो ये विद्युत क्षेत्र के बराबर होता। हम आपको विद्युत क्षेत्र का परिभाषा ही बताए थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो बल के बराबर, किसके बल के बराबर? तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल, एक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक, ये हम आपको बताए थे। यहाँ पे एक कूलाम आवेश होता तो बल के बराबर ही विद्युत क्षेत्र का मान होता है। यानी विद्युत क्षेत्र हम ई माने हैं तो बल भी यही हो जाता है, ई ही हो जाता है, F बराबर ई हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हम प्लस क्यू आवेश लिए। अब बल कैसे निकालें? तो देखिए, अगर आप जाते हैं मिठाई की दुकान पे, चलिए देखिए, अगर आप जाते हैं मिठाई की दुकान पे, मिठाई वाला बोलेगा कि 5 रुपए का एक मिठाई है, कोई मिठाई है, ठीक, 5 रुपए का है। तो आप कहेंगे, हम पूछेंगे आपसे कि 5 रुपए का एक है तो 10 ठोकर रुपए का मिलेगा। 5 रुपये का एक है तो 10 ठो कितने का मिलेगा? तो 5 × 50 ऐसे बोल देंगे ना, मतलब गुणा कर देंगे। तो एक कूलाम, देखिए 5 रुपये का एक मिठाई, ठीक, तो 10 मिठाई कितना का? तो 10 × 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। तो पूरा ऐसे निकल जा रहा है। तो इसका मतलब कि एक कूलाम आवेश पर अगर लगने वाला बल हमको मालूम है तो हम बस आवेश से गुणा कर दे, निकल जाएगा। अगर एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल 10 न्यूटन है तो 10 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल 100 न्यूटन होगा कि नहीं? यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या था? 10 न्यूटन। तो 10 कूलाम आवेश पर अगर हम लगने वाला बल पूछ दे तो क्या करेंगे? 10 × 10 कर देंगे, हो जाएगा कितना? 100 न्यूटन। हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? जब एक कूलाम पे हमको मालूम हो तो हम कितनाओं का निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे हम कहें कि हमको 1 किलोमीटर चलने में 1 मिनट लगता है, 2 मिनट मान लीजिए, हमको 1 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगता है। ठीक, 1 किलोमीटर चलने में 2 मिनट लगता है, तो हमको 10 किलोमीटर चलने में कितना मिनट लगेगा? तो 2 × 10 कर देंगे। हो गया कि नहीं? 2 × 10 कितना हो गया? तो 20 मिनट लगेगा हमको। 10 किलोमीटर चलने में 20 मिनट लगेगा, ये हमको मालूम चलेगा। कैसे मालूम चला? तो जब एकांक पे मालूम है तो जितना पे निकालना है वैसे कर दे रहे। ऐसे एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल क्या है? 10 न्यूटन है। तो अगर 10 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हमको निकालना हो तो 10 × 10 कर देंगे, यानी कि 100 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे अब ये ई जो है, ई क्या है? तो ये कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ही तो है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल। किसी बिंदु पर अगर हम आवेश रख दें, यहाँ पे क्यू आवेश रख दें और किसी बिंदु पे एक कूलाम आवेश रखते हैं तो वही जो इस एक कूलाम आवेश पर बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो इसका मतलब कि एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के बराबर है, ई के बराबर है। तो अगर हमको क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला बल हमको निकालना हो तो क्या करेंगे बाबू? क्यू × ई कर देंगे, विद्युत क्षेत्र × आवेश। और ये विद्युत क्षेत्र क्या है? एक कूलाम आवेश पर लगने वाला बल है, तो क्यू कूलाम आवेश पर लगने वाला बल Q × E। समझ में आया? यहाँ से आता है ये फार्मूला।
Q इंटू ई का फार्मूला। तो Q इंटू ई का फार्मूला यहाँ से आ गया। ठीक, तो आशा है कि समझे होंगे आप। 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल अगर E है, यहाँ से देखिए यहाँ पे E क्या है, तो E है 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल E है। तो Q कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो Q इंटू ई हो जाएगा और ये हो जाएगा बल F बराबर Q इंटू ई। क्या हो गया, F बराबर Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र कुछ नहीं है, बल ही है, बल ही है, लेकिन 1 कूलाम पर लगने वाला बल है। किसी बिंदु पर 1 कूलाम पर लगने वाला बल, इस बिंदु पर अगर 1 कूलाम रखें तो उस पर लगने वाला बल क्या है, विद्युत क्षेत्र है। लेकिन अगर हम Q आवेश रखे हैं तो कितना बल लगेगा, ये हमको पता करना था। तो यहाँ से हम ये पता कर लिए कि अगर 1 कूलाम पर लगने वाला बल E है तो Q कूलाम आवेश पर लगने वाला बल Q इंटू ई हो जाएगा। तो ये बल हम निकाल लिए, यहाँ से बल निकल गया क्या, Q इंटू ई। तो ये आवेश किस बल से इधर धक्का दिया जा रहा है, तो Q इंटू ई बल से। इस आवेश के लिए निकालें तो आवेश का मान Q है और यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। तो ये बल भी कितना आएगा, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E, मतलब कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल E है। तो Q कूलाम आवेश पर लगने वाला बल यहाँ पे भी क्या होगा, Q इंटू ई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बल का मान Q इंटू ई आ गया। तो दोनों बल तो अब समान दिख रहे हैं, इधर भी बल लग रहा है Q इंटू ई और इधर भी बल लग रहा है Q इंटू ई, है कि नहीं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पे दोनों तरफ बल लग रहा है, यानी बल युग्म कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, टॉर्क आ गया। अब ये बल आघूर्ण जो होता है यहाँ पे कैसे हम निकालें, यहाँ पे बल आघूर्ण कैसे निकालें, वहाँ तो निकाल लिए थे, लंबवत दूरी था। यहाँ पे क्या है, इन दोनों बलों के बीच की दूरी हमको मालूम है 2L, लेकिन ये लंबवत दूरी नहीं है, ये तो तिरछा है, तिरछा है कि नहीं है। तो अब इस बल को हम क्या बोले थे, लंबवत बनाने के लिए एक बल को पीछे बढ़ा दीजिए, किसी एक को बढ़ा दीजिए पीछे, इसको बढ़ा लिए हम पीछे, ऐसे डॉट डॉट कर करके पीछे बढ़ा लिए और इस पे हम लंब डाल दिए पहले यहाँ से बल से, जैसे लंब डाले यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो इस F के बीच भी 90 डिग्री बन गया और इसके बीच भी 90 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा ना, क्योंकि ये इसके समांतर जो है ये है। तो आप जानते हैं कि समांतर में एकांतर कोण जो है बराबर होते हैं। जब किसी समांतर रेखा को, आप ये पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब किसी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आप हाई स्कूल के मैथ में पढ़े होंगे। यहाँ से भी एकांतर कोण बराबर कर दिए, यहाँ पे हम थीटा मान लिए, ये थीटा था, विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण थीटा था। किसका, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण थीटा। तो यहाँ पे भी ये थीटा हम मान लेते हैं थीटा, ठीक। अब ये थीटा हम माने कि विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण विद्युत द्विध्रुव का थीटा है, यहाँ पे भी थीटा हो गया। अगर हम इसको निकालें, ये लंबाई तो अभी हमको पता नहीं, अभी तो हम लंब डाले हैं ना, तो इसको निकालें तो ये क्या आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं A है और यहाँ पे B है, ठीक, और यहाँ पे C है। ये एक त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, तो त्रिकोणमिति लगाते हैं। क्या लगाते हैं, त्रिकोणमिति लगाते हैं। त्रिकोणमिति से क्या करेंगे, देखिए त्रिकोणमिति में साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। इस त्रिभुज में ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये A और C भुजा यानी लंब, लंब, और बटा में क्या होता है, कर्ण, कर्ण मतलब B और C, AC बाई BC। ये हमको साइन थीटा मिल गया। अब हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं AC, ठीक है, इसका मान हमको नहीं मालूम है, बटा BC का मान तो हमको मालूम है, दोनों आवेशों के बीच दूरी कितना है, 2L है, तो यहाँ पे 2L। हमको AC ही तो चाहिए, यही लंबवत दूरी ही तो चाहिए, तो लंबवत दूरी को एक तरफ रखिए और इसको ये भागे में इधर गुणे में भेजिए, तो ये हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC, यानी लंबवत दूरी हमको मिल गई। अब जब लंबवत दूरी मिल गई तो अब बल आघूर्ण निकालना आसान हो गया,
ठीक, बल आघूर्ण निकालने के लिए इतना झमेला करना पड़ता है। तो ये बल आघूर्ण निकालना अब आसान हो गया। अब बल अगुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो अब बल आघूर्ण टाउ बराबर बल कितना है बल, तो कोई एक बल का परिमाण ले लीजिए Q इंटू ई, और गुणे बल कितना है Q इंटू ई। देखिए क्या होता है, टाउ बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक, यही होता है। ये कहीं पे फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, बल आघूर्ण का फार्मूला है। अब ये Q इंटू ये E जो है बल है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी अभी हमने क्या निकाला, AC बराबर 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे रख दीजिए 2L और साइन थीटा, गुणे में साइन थीटा, गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से टाउ बराबर क्या निकल के आया, देखिए Q को और 2L को एक साथ रखिए, तो Q गुणे 2L और गुणे में E हो गया, और गुणे में साइन थीटा पहले से ही है, तो E साइन थीटा। ठीक, कुछ नहीं कि बस रीअरेंज कर दिए, इधर का उधर बस थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, एक्सचेंज कर दिए, 2L का जगह E को दे दिए और E की जगह 2L लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 गुणे 2 लिखिए या 2 गुणे 1 लिखिए, कोई दिक्कत है, 2 गुणे 1 भी 2 आएगा और 1 गुणे 2 भी 2 आएगा। ठीक, समझ रहे हैं, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है स्थान चेंज करने से। यहाँ पे भी वही किया, स्थान चेंज कर दी। आप जानते हैं P बराबर, पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या बताए थे, तो ये बताए थे Q इंटू 2L, यही बताए थे, यही ना बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश गुणे आवेश के बीच की दूरी। तो Q इंटू 2L ये क्या हो गया, P हो गया। तो यहाँ पे भी क्या है, Q इंटू 2L है, और ये क्या हो गया, P हो गया। P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E साइन थीटा, ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो गया, टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा, और यही हो गया हमारा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला बल आघूर्ण। हम निकाल लिए, बस इतना ही निकालना था। क्या किए, तो हमको कुछ नहीं करना था, हमको एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में समझना था। समझ लिए, जहाँ जिस क्षेत्र में हर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र। दूसरा चीज हम क्या किए, तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल उठाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जिसमें आवेश तो समान हो लेकिन प्रकृति में विपरीत हो, और दोनों अल्प दूरी पे, बहुत कम दूरी पे रखे हों, तो उनको ले जाके एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में डाल दिए। अब जैसे रखे तो हमको पता चला कि किसी कोण पे झुका होगा, हो सकता है 0 डिग्री पे हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखा हो सकता है कि विद्युत क्षेत्र के उल्टे दिशा में रखा हो, कैसे भी रखा जा सकता है, हमको नहीं मालूम है। मान ली थीटा कोण पे रख दिए, हम ऐसे झुका के कुछ कोण पे रखे हैं, थीटा कोण पे रखे हैं, ठीक है, कुछ कोण है थीटा है, हम मान ली। अब कहे कि हमको बल निकालना है, तो बल देखिए कि इस पे दोनों तरफ बल लग रहा है, बल दोनों तरफ लग रहा है, बल युग्म लग रहा है, और जब बल युग्म लगता है तो ये बल आघूर्ण बनाता है। तो यहाँ पे हम बल आघूर्ण निकालेंगे। तो जब बल युग्म विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो बल आघूर्ण बनाते हैं, और जब बल आघूर्ण बना तो हम बल आघूर्ण निकालेंगे। लेकिन बल आघूर्ण को निकालने के लिए पहले बल हमको निकालना पड़ेगा। और बल हम कहाँ से निकाले, तो हमको पता था कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल जो है विद्युत क्षेत्र E के बराबर होता है। तो अगर हमको 10 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो तो 10 गुणे E कर देंगे, यहाँ से हमको मालूम चल गया। ऐसे ही हमको Q कूलाम आवेश पर निकालना हो तो Q गुणे E कर देंगे, ऐसे हम बल निकाल लिए। जैसे बल निकाले, ये टाउ के फार्मूले में रख दिए। टाउ का फार्मूला यानी बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये हो गई बल आघूर्ण। ठीक, तो आशा है कि ये आप समझे होंगे। अब देखिए, हम आपको जब वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि जब कहीं भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हो तो उसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ऐसे हम बताए थे जब हम वेक्टर पढ़ा रहे थे, आपको बेसिक मैथ पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टाउ वेक्टर, अगर हमको बोल दिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है वो वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण जो है उसको वेक्टर रूप में लिखिए, सदिश रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो हमको मालूम है कि अगर कोई इस फॉर्म में दिया हो तो ऐसे लिखेंगे P वेक्टर और क्रॉस में E वेक्टर, ऐसे लिख देंगे।
ये हमारा हो गया साइन थीटा को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर है। तो साइन थीटा को छोड़ दीजिए, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा के क्रॉस लगा दीजिए, होगी। यहाँ पे भी वही किए, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा के क्रॉस लगा दिए, साइन थीटा को छोड़ दिए। ये सदिश रूप हो गया इसका। तो आशा है कि आप ये समझे होंगे। चलिए अब ये बल आघूर्ण निकल गया, तो ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है और ये बल आघूर्ण निकल गया किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कुछ कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको बुक से मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करा देंगे, क्योंकि ये इस लेक्चर में लंबा हो जाएगा, ये लेक्चर तो ज़्यादा देर का हो जाएगा। तो कुछ बुक से आप देख करके क्वेश्चन कीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद हम फिर थ्योरी पढ़ाएंगे। जो हमारा थ्योरी है आगे का वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण, बार बार आघूर्ण बोल दे रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इस फार्मूले से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हो सकता है कि कुछ और फार्मूले से संबंधित भी न्यूमेरिकल्स करें, जैसे विद्युत क्षेत्र से संबंधित, बल से संबंधित, ताकि हमारा एक बार और फिर रिवाइज हो जाए सभी न्यूमेरिकल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।